नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष धुनलो मेंटर से। आज हम सीआरपीसी की 3 महत्वपूर्ण डेफिनेशंस के बारे में बात करेंगे, जो है इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल। जहां तक ट्रायल का सवाल है, उसका तो सबको पता है कि इट इज ऑलवेज कंडक्टेड बाय द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट। बट इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी दो ऐसे टर्म्स हैं जिनके अंदर बहुत सारा कंफ्यूजन है, बिकॉज इन कॉमन पार्लेंस वी यूज दीज टर्म्स एज इंटरचेंजेबल और सिनोनिमस। आप लोगों ने सबने सुना होगा पुलिस इंक्वायरी कर रही है, बट क्या सीआरपीसी के प्रोविजन के अंदर सच में पुलिस इंक्वायरी कर सकती है या नहीं कर सकती? क्या इन्वेस्टिगेशन सिर्फ एक पुलिस ऑफिसर ही करेगा, कोई थर्ड पर्सन भी कर सकता है? क्या मैजिस्ट्रेट कभी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है या नहीं कर सकता? इसके साथ साथ जो ये तीनों टर्म्स हैं, किसी केस के अंदर क्या ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेंगी हमेशा, या फिर किसी केस के दौरान देयर मे बी चांसेस कि एक स्टेज दूसरी स्टेज के साथ ओवरलैप कर रही है? आज हम इन्हीं सारे सवालों का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के साथ। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे, कंटेंट अच्छा लगे, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड लाइक द वीडियो। चलिए एक छोटे से इंट्रो के साथ अपना वीडियो लेक्चर शुरू करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको पता है कि आज हमें 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में बात करनी है: इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर। जहां तक ट्रायल की बात है, ट्रायल के बारे में तो सबको पता है कि ट्रायल इज बीइंग कंडक्टेड बाय द कोर्ट ऑलवेज। मतलब ट्रायल को कंडक्ट करने की अथॉरिटी किसके पास है? कोर्ट के पास है, मीन्स मैजिस्ट्रेट के पास है। जहां तक इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन की बात है, सम टाइम इन कॉमन पार्लेंस दीज टर्म्स आर यूज्ड एज इंटरचेंजेबली or synonymously. However, our CRPC uses both of these terms in different connotations, having the different meaning to both the concepts. To find out how our CRPC defines these terms, let's look at the definition of these provisions given under section 2 CRPC. First, we will look at the definition of investigation given under section 2 clause H of the CRPC. Section 2 clause H of CRPC defines the term investigation. It says investigation includes, the word includes here suggests that it is inclusive definition. Inclusive definition. Not exhaustive, means ये अपने आप में complete नहीं है, ये just suggestive definition है। Includes all the proceedings, सारी proceedings जितनी भी हैं under this code, इस कोड के अंदर जो भी proceedings हो सकती हैं, for what purpose? For the collection of evidence. So it means investigation का purpose क्या है? The purpose of investigation is the collection of evidence conducted under this code, conducted by अ पुलिस ऑफिसर, एक पुलिस ऑफिसर के द्वारा, या फिर और एनी थर्ड पर्सन, एनी अदर पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट। मीन्स जो ये अदर पर्सन है, एनी पर्सन अदर देन अ मैजिस्ट्रेट हु इज नॉट अ मैजिस्ट्रेट। And that any other person must be authorized by a magistrate in this behalf, means for conducting the investigation in the matter. Conducting investigation in the matter. ये डेफिनेशन हमें ये बताती है कि द प्राइमरी एजेंसी फॉर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन इज द पुलिस ऑफिसर, और हमें सबको पता भी है कि पुलिस ऑफिसर ही इन्वेस्टिगेशन मेनली क्रिमिनल केसेस के अंदर करता है। मगर सीआरपीसी एक्सेप्शनल सिचुएशन में किसी थर्ड पर्सन के द्वारा भी इन्वेस्टिगेशन करने की पावर देता है, बट एक कंडीशन है, दैट थर्ड पर्सन मस्ट बी ऑथराइज्ड बाय द कोर्ट और द मैजिस्ट्रेट टू कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन इन अ पर्टिकुलर केस।
If there is no authorization from the court, then he cannot do the investigation into the particular case. थर्ड पर्सन, कोई भी प्राइवेट पर्सन जो पुलिस ऑफिसर नहीं है, ना मैजिस्ट्रेट है, मतलब आप और मेरे जैसा इंसान भी इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बट इप्सो फैक्टो सीआरपीसी उसको ऑटोमेटिकली ऑथराइज नहीं करता. ही मस्ट गेट फर्स्ट द अप्रूवल फ्रॉम द कोर्ट, ओनली देन ही कैन कंडक्ट द इन्वेस्टिगेशन. एज फार एज पुलिस ऑफिसर इज कंसर्न, पुलिस ऑफिसर in a cognizable case has the authority under the provision of the law to conduct the investigation, and for the start of investigation in a cognizable case he does not required any kind of approval from the court. The purpose of the conduct of investigation is the collection of evidence. Okay, when we look at the definition itself, we are able to find out lot of things regarding the provision. Okay, so this is the definition. Now coming to the term inquiry. The term inquiry is provided in section 2 clause G of CRPC. इंक्वायरी का मतलब क्या होता है? किसी चीज के बारे में इंक्वायर करना, क्वेश्चन करना, पूछताछ करना. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल. Every inquiry other than a trial conducted under this code by a magistrate or court. The definition under section 2 clause G simply says that inquiry क्या होगी? Inquiry means every inquiry other than a trial, and that is always conducted by a court or the magistrate. मतलब inquiry भी कौन कर सकता है? सिर्फ magistrate और court ही कर सकता है. मैजिस्ट्रेट और कोर्ट. यहां पर एक टर्म लिखी हुई है अदर देन अ ट्रायल. द टर्म अदर देन अ ट्रायल हेयर सजेस्ट दैट द टर्म्स इंक्वायरी एंड ट्रायल आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव. वन मोर थिंग इज बीइंग सजेस्टेड बाय द फ्रेज अदर देन अ ट्रायल. इंक्वायरी मीन्स एवरी इंक्वायरी अदर देन अ ट्रायल. अगर आप इस प्रोविजन को ध्यान से देखें तो ये प्रोविजन कहीं ना कहीं ये भी कह रहा है कि जो ट्रायल है वो भी एक तरह की इंक्वायरी ही है, मगर हम उसको फॉर द पर्पज ऑफ सीआरपीसी इंक्वायरी की डेफिनेशन के अंदर इंक्लूड नहीं कर रहे. दैट इज सेपरेट टर्म विच इज बीइंग अंडरस्टूड एज द टर्म ट्रायल. इंक्वायरी कौन करेगा? हमेशा मैजिस्ट्रेट करेगा, कोर्ट करेगा, किसी भी तरह की इंक्वायरी होगी. नाउ अब हम इन सारी चीज़ों को एक एक करके समझने की कोशिश करेंगे कि एक्चुअल में इन्वेस्टिगेशन की क्या स्टेप्स होंगे, कौन करता है, कैसे करता है. इसी तरह इंक्वायरी के बारे में समझेंगे और ट्रायल के बारे में समझेंगे. चलिए इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल्ड डिस्कशन शुरू करते हैं. आपको ये तो पता चल गया कि इन्वेस्टिगेशन का पर्पज़ क्या है. पर्पज़ इज द कलेक्शन ऑफ एविडेंस. Conducted by whom? A police officer or any other person. ये जो अदर पर्सन है, he must be authorized by the magistrate for doing the investigation. इन्वेस्टिगेशन कौन नहीं कर सकता? मैजिस्ट्रेट और कोर्ट कैन नेवर डू इन्वेस्टिगेशन. वो सारी प्रोसीडिंग जिनका पर्पस कलेक्शन ऑफ एविडेंस हैं कंडक्टेड बाय पुलिस ऑफिसर और एनी अदर पर्सन हु इज ऑथराइज्ड बाय द मैजिस्ट्रेट इन दिस बिहाफ, उसको हम इन्वेस्टिगेशन बोलेंगे. इन्वेस्टिगेशन इन अ क्रिमिनल केस स्टार्ट्स द मोमेंट व्हेन अ पुलिस ऑफिसर अपॉन द रिसिप्ट ऑफ इंफॉर्मेशन मेक्स अप हिज माइंड टू प्रोसीड फर्दर विद द केस. द पॉसिबल सब स्टेजेस इन द स्टेज ऑफ investigation under the CRPC are
arresting of the accused, arrest of accused, producing the arrested accused before magistrate for demand of police custody, demand of police custody, if required, examination of witnesses, collection of evidence, search of places, or seizure of things, getting the confession recorded by a judicial magistrate which the concerned accused has given during the investigation to the police officer, and on the basis of all these evidences to make up his mind whether to file the charge sheet in the matter or not. And if he decides to proceed further, a case is made out against the accused, then file the charge sheet under the provisions of the CRPC. Filing of the charge sheet. सेक्शन 157 भी हमें ये बताता है कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर पॉसिबल क्या क्या स्टेज हो सकती हैं। सेक्शन 157 ऑफ सीआरपीसी जो ये कहता है कि इट मे इंक्लूड प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, examination of witnesses, collection of evidence, सर्च ऑफ प्लेसेस एंड सीजर ऑफ थिंग्स। और यही सारी चीज सुप्रीम कोर्ट ने भी एक लैंडमार्क केस के अंदर बताई थी कि इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, और वो केस है HN रिशबद वर्सेस दिल्ली, स्टेट ऑफ दिल्ली, 1955 सुप्रीम कोर्ट। देखिए जो हमारा सेक्शन 157 है वो भी कुछ हद तक स्टेप्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन को बताता है। लेट्स सी ब्रीफली कि कौन कौन से वो स्टेप है एज पर सेक्शन 157। 157 को हम डिटेल में बाद में करेंगे, मगर अभी हमारा यहाँ पर्पस सिर्फ स्टेप्स को फाइंड आउट करना है। व्हाट आर द पॉसिबल स्टेप्स ऑफ द इन्वेस्टिगेशन अंडर द सीआरपीसी। देखिए यहाँ पर प्रोसीजर ऑफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर आपको बताया गया है कि प्रोसीडिंग टू द स्पॉट टू इन्वेस्टिगेट फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस and if necessary to take measures for the discovery and arrest of the offender। और उसके साथ साथ ये कुछ सजेस्टिव यहाँ पर आपको टर्म्स बताए गए हैं इन्वेस्टिगेशन के लिए कि कौन कौन से आपके ये स्टेप्स होंगे। तो ये स्टेप्स आपके यहाँ बताए गए हैं, प्रोसीडिंग टू द स्पॉट, इन्वेस्टिगेटिंग द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस एंड टू टेक मेजर्स फॉर द अरेस्ट एंड डिस्कवरी ऑफ द ऑफेंडर। चलिए अब इंक्वायरी और ट्रायल के बारे में भी समझ लेते हैं। इंक्वायरी की डेफिनेशन में जो एक वर्ड है अदर देन अ ट्रायल, अदर देन अ ट्रायल, ट्रायल, इट सजेस्ट दैट बोथ ऑफ दीज टर्म्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मीन्स समथिंग विच इज इंक्वायरी दैट कैन नॉट बी अ ट्रायल। अगर आप इस डेफिनेशन को ध्यान से देखें तो जो ये ब्रैकेट में अदर देन ए ट्रायल है, ये कहीं ना कहीं ये भी सजेस्ट करता है कि ट्रायल इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ इंक्वायरी,
but for the purpose of definition of inquiry we are not including it in the definition of inquiry. As far as inquiry is concerned, inquiry includes all the proceedings conducted by a magistrate under the CRPC, which is not a trial. Means all the things which are done by a magistrate under the CRPC preceding the stage of trial will be called as inquiry. और आपको ये भी पता है कि ट्रायल कब शुरू होता है? ट्रायल स्टार्ट्स विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्ज. और इंक्वायरी कब शुरू होती है? इंक्वायरी स्टार्ट्स व्हेन द judicial officer or magistrate applies his judicial mind for the first time. The moment he starts applying his judicial mind to the case, then the stage of inquiry starts. When the judicial officer applies his judicial mind for the first time, to the case. जनरली ये समझा जाता है कि इंक्वायरी स्टार्ट्स विद द स्टेज ऑफ टेकिंग कॉग्निजेंस इन द मैटर. टेकिंग कॉग्निजेंस इन द मैटर. जब मैजिस्ट्रेट कॉग्निजेंस ले ले तब स्टेज ऑफ इंक्वायरी स्टार्ट हो जाती है एंड इट कंटिन्यूज अप टू द स्टेज ऑफ ट्रायल. तो इस दौरान जो जो प्रोसीडिंग होगी वो इंक्वायरी में मानी जाएंगी. जब मगर हो सकता है किसी केस के अंदर जज कॉग्निजेंस लेने से पहले जो भी प्रोसीडिंग करे, इंक्वायरी करे, तो क्या आप उन्हें भी इंक्वायरी की टर्म में इंक्लूड करेंगे? मेरा मानना है हाँ. रीजन, अगर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के दौरान जब मैजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज को फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर प्रोड्यूस किया जाता है एंड एट दैट स्टेज द क्वेश्चन ऑफ पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी अराइज, इन दैट केस द कोर्ट अप्लाइज इट्स जुडिशियल माइंड. सो इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के दौरान भी जो क्वेश्चन या इंक्वायरीज मैजिस्ट्रेट कर रहा है आप उनको भी इंक्वायरी के डेफिनेशन में डालेंगे. सेक्शन 164 के अंदर कन्फेशन रिकॉर्ड हो रहा है. उस दौरान मैजिस्ट्रेट कहीं ना कहीं अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करता है टू फाइंड आउट वेदर द पर्सन कंसर्न्ड हु इज रिकॉर्डिंग हिज कन्फेशन इज रिकॉर्डिंग और इज रिकॉर्डिंग द कन्फेशन वॉलंटरली. उस सिचुएशन के अंदर भी आप उसको इंक्वायरी के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं. Section 159 also talks about a thing called as preliminary inquiry. Preliminary inquiry. Before taking cognizance into the matter, sometime magistrate proceed to the spot to find out or to assess whether a case is made out or not, or we need to proceed further with the case or not, or he should take cognizance in the matter or not. तो वो भी आपको, चाहे वो सेक्शन 159 उसको प्रिलिमिनरी इंक्वायरी बोलता है कहीं ना कहीं, मगर वो भी आपकी इंक्वायरी ही है. Whenever the magistrate applies his judicial mind to the case, किसी भी ऐसी प्रोसीडिंग जिसके ऊपर जुडिशियल मैजिस्ट्रेट अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई करेगा उसको आप इंक्वायरी की स्टेज के अंदर इंक्लूड करेंगे. अब हम कुछ ऐसे एग्जांपल्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो इंक्वायरी की स्टेज के अंदर इंक्लूड हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल, टेकिंग कॉग्निजेंस इनटू द मैटर, कंप्लेंट प्रोसीडिंग्स, supply of documents to the accused,
Recording of statement of complainants, discharge of accused, commitment of the case for trial, recording of confession during the stage of investigation, deciding the question of bail in non-bailable offence, in pre-trial stage, और क्या हो सकता है, डिटरमाइनिंग द क्वेश्चन whether a person is liable to give maintenance to his or to his wife, parents or children, और इसके अलावा और क्या हो सकता है, डिसाइडिंग द क्वेश्चन ऑफ security to be taken from a person for keeping peace and good behavior. All these are possible stages which can be included in the stage of inquiry. अब हम बात करेंगे ट्रायल की. जहाँ तक ट्रायल की बात है, ट्रायल स्टार्ट्स विद द फ्रेमिंग ऑफ चार्जेस. Framing of charges, and it continues up to the stage of deciding the case. It continues up to the deciding the case. As far as trial is concerned, it is nowhere defined in the CRPC, but as per our understanding, trial means the proceedings conducted by the court for the purpose of determining the guilt or innocence of the accused. जब हम डेफिनेशन देख रहे थे इंक्वायरी की, तो उसमें लिखा था इंक्वायरी मीन्स ऑल इंक्वायरी अदर देन ए ट्रायल. तो और ट्रायल का मतलब क्या है? ट्रायल मीन्स द प्रोसीडिंग्स विच आर डन फॉर डिटरमाइनिंग द गिल्ट और इनोसेंस ऑफ द एक्यूज्ड. और यहां से फिर अब इंक्वायरी का मतलब निकाले तो क्या निकलेगा? इंक्वायरी मीन्स ऑल द प्रोसीडिंग्स, all the proceedings
the purpose of which is not to determine the innocence or guilt of the accused and that are conducted by the magistrate or court will be included in the definition of inquiry. जिनका पर्पज ये डिटरमाइन नहीं करना कि एक्यूज्ड गिल्टी है या इनोसेंट है, वो सारी प्रोसीडिंग जो भी एक मैजिस्ट्रेट और कोर्ट अंडर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर करता है उसको आप इंक्वायरी के अंदर डाल सकते हैं। अब आती है कि ट्रायल के अंदर और कौन कौन सी स्टेज इंक्लूड, सब स्टेज इंक्लूड होंगी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज, डिसाइडिंग द केस मींस प्रोनाउंसिंग द जजमेंट, प्रोनाउंसिंग द जजमेंट। इसके बीच में भी तो बहुत सारी स्टेजेस है ना। ओपनिंग द केस फॉर ट्रायल, taking evidences from both the sides, arguments from prosecution and defense, or analysis of evidences और उसके साथ साथ forming an opinion whether the accused is guilty और innocent, और उसके बाद फिर अपना जजमेंट सुना देना। ये सारे स्टेप्स ट्रायल के अंदर इंक्लूड होंगे। अब इस क्वेश्चन को डिसाइड कर लेते हैं कि क्या जो ये तीनों स्टेजेस ऑफ अ क्रिमिनल प्रोसीडिंग है, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी एंड ट्रायल, आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और देयर में बी समटाइम ओवरलैपिंग बिटवीन दीज स्टेजेस। एज फार एज इंक्वायरी और ट्रायल इज कंसर्न्ड, दे आर एब्सोल्युटली म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बिकॉज CRPC सेज इट। उसके अंदर कोई भी ओवरलैपिंग नहीं हो सकती। एज फार एज इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी की बात है, देयर में भी समटाइम ओवरलैपिंग, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के दौरान कन्फेशन रिकॉर्ड करता है मैजिस्ट्रेट, और कई बार क्या होता है कि क्राइम सीन पे जाके असेस करता है कि कॉग्निजेंस लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, कॉग्निजेंस भी लेता है। तो ये सारी चीज़ें, तो यहाँ पर आपकी ओवरलैपिंग हो सकती है। चलिए अब ये सवाल डिसाइड करते हैं कि क्या जो ये तीनों स्टेजेस हैं, इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन एंड ट्रायल, आर दीज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव या फिर इनमें ओवरलैपिंग भी पॉसिबल है। जहाँ तक इंक्वायरी और ट्रायल की बात है, CRPC ने बिल्कुल क्लियरली बोल दिया कि कोई ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सेक्शन 2G जो डिफाइन करता है इंक्वायरी, वो ये कहता है कि इंक्वायरी मीन्स ऑल इंक्वायरीज अदर देन अ ट्रायल, तो मीन्स दे आर एब्सोल्युटली एक्सक्लूसिव ऑफ ईच अदर। अब सवाल आता है कि क्या इन्वेस्टिगेशन और इंक्वायरी के बीच में ओवरलैपिंग हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। जब किसी केस के दौरान इन्वेस्टिगेशन चल रही हो, उस दौरान अगर कस्टडी के टाइम पे बेल का क्वेश्चन डिसाइड करना है, कन्फेशन रिकॉर्ड कराना है या कॉग्निजेंस लेना है मैजिस्ट्रेट को, ठीक है, तो इन सारी सिचुएशंस के अंदर आपकी ओवरलैपिंग है इंक्वायरी के साथ। इंक्वायरी वो भी हो सकती है, मैजिस्ट्रेट क्राइम सीन पे प्रोसीड करता है और फाइंड आउट करने की कोशिश करता है कि हमें केस के साथ आगे बढ़ना चाहिए या नहीं चाहिए। अब क्या इन्वेस्टिगेशन और ट्रायल के साथ ओवरलैपिंग पॉसिबल है? जनरली नहीं है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जब खत्म हो जाती है तो उसके बाद फिर इंक्वायरी की स्टेज आती है और फिर फ्रेमिंग, आपकी इन्वेस्टिगेशन चार्जशीट के साथ खत्म हो गई और चार्जशीट जैसे ही फाइल हो जाएगी उसके बाद इंक्वायरी की स्टेज और फिर ट्रायल की स्टेज आ जाती है, ठीक है। अब देखिए, जब आपने इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट चार्जशीट फाइल करी, जब कंसर्न पुलिस ऑफिसर ने चार्जशीट फाइल की, उसके बाद कई केसेस में देखा होता है कि चार्जशीट तो फाइल हो गई है और एक्सेप्ट भी हो गई है, बट इवन आफ्टर द स्टार्टिंग ऑफ द ट्रायल देयर इज न्यू एविडेंस हैज कम अप बिफोर द
कोर्ट और बिफोर द प्रोजिक्यूशन, जिसको प्रोजिक्यूशन लेके आना चाह रहा है, तो पुलिस ऑफिसर जो कंसर्न है, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है, ही में आस्क फॉर फाइलिंग द सप्लीमेंट्री चार्जशीट इन द मैटर। तो इसके अंदर कहीं ना कहीं आपकी इन्वेस्टिगेशन जो ओवरलैप कर रही है ट्रायल की, ये कोई नई इन्वेस्टिगेशन नहीं है, सप्लीमेंट्री इन्वेस्टिगेशन और सप्लीमेंट्री चार्जशीट है। इट इज द कंटिन्यूएशन ऑफ द अर्लियर इन्वेस्टिगेशन ओनली। ठीक है। और क्या एक केस के अंदर ये जरूरी है कि ये तीनों स्टेज होंगी ही होंगी? कोई ऐसा केस हो सकता है जिसके अंदर इनमें से कोई स्टेज नहीं हो? बिल्कुल पॉसिबल है। जैसे देखिए आप, एक केस है जो कंप्लेंट केस है, कंप्लेंट केस की तरह फाइल हुआ, यहाँ पर कोई इन्वेस्टिगेशन तो हुई नहीं, इन्वेस्टिगेशन वाली स्टेज नहीं है, इंक्वायरी वाली स्टेज है कंप्लेंट केस सुनने के साथ साथ। ठीक है। और उस कंप्लेंट केस को सुनने के बाद मैजिस्ट्रेट कम टू दी कंक्लूजन दैट नो केस इज मेड आउट एंड इन दैट केस ही डिस्चार्जेस द एक्यूज्ड, और वो एक्यूज को डिस्चार्ज करते, तो इसके अंदर ट्रायल वाली स्टेज भी नहीं, तो इंक्वायरी में रह गया। और कोई ऐसा केस है जिसमें इन्वेस्टिगेशन होने के बाद इंक्वायरी की भी स्टेज चल रही है, और उस दौरान ऑन द बेसिस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन द कोर्ट कम टू द कंक्लूजन दैट कि कोई सफिशिएंट केस नहीं बनता कि ट्रायल चलाया जाए, ऐसे ही बेफालतू का केस है, तो उस सिचुएशन के अंदर इन्वेस्टिगेशन की स्टेज आई, इंक्वायरी की स्टेज आई, मगर ट्रायल की स्टेज तो हमारे सामने आई ही नहीं। तो ये ज़रूरी नहीं है कि हर केस के अंदर ये तीनों स्टेजेस होंगी, और ये भी पॉसिबल है कि किसी एक केस के अंदर एक स्टेज दूसरी स्टेज के साथ ओवरलैप कर जाए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update.